अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं जी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद पावर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी, और एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं। हम लोग सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। एनर्जी होती क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के अंदर जो काम करने की सलाहियत है वो उसकी क्या कहलाती है? एनर्जी। अगर बॉडी ज़्यादा वर्क कर रही है इसका मतलब उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, और अगर कम वर्क कर रही है इसका मतलब उसके अंदर कम एनर्जी है। तो आपके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होगी आप उतना ही वर्क कर सकते हैं। तो एनर्जी और वर्क आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, और दोनों के यूनिट भी क्या है? सेम है। दोनों ही जाउल के अंदर हम लोग मेजर करते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मूविंग बॉडी के लिए जो एनर्जी होती है मैकेनिकल, ये मैकेनिक्स से हमारे पास निकली है मूविंग बॉडी के लिए। द एनर्जी पोजेसिस बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन। जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं तो एनर्जी जो शो करती है, या ड्यू टू इट्स मोशन, या बॉडी जब मूव कर रही होती है उस वक्त जो बॉडी एनर्जी शो करती है वो एनर्जी उसकी क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हमारे पास हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक टेंशन एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से जो बॉडी एनर्जी शो करती है। अब रोड के ऊपर आपको जितनी भी इस टाइम कार मूव करती हुई नजर आ रही है उन सब के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेट। तो मूविंग बॉडी के पास जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप किसी कार को रोड से चलते हुए ऐसे उठा लें तो आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी, जमीन से उठा के आप उसे हाइट पर ले आए, तो ये जो पोजीशन में आप चेंज कर रहे हैं उसकी, वो उसकी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। जब भी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, तो उसकी जब पोजीशन चेंज होगी तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोजीशन चेंज होने से क्या मतलब है, कैसे एनर्जी स्टोर होती है, इसको भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया, द एनर्जी पोजेसिस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब भी कोई बॉडी मूव करती है, मूविंग बॉडी के पास हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेसिस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और हमारे पास इसका फार्मूला है हाफ mv²। अब अभी हम लोग इस फार्मूला को प्रूफ करते हैं काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv²। तो ये प्रूफ हमारे पास इसी साल आया है सिलेबस में। एक बॉडी है जिसका मास है m, और ये बॉडी मूव कर रही थी विद वेलोसिटी vi। मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर दी, ऑपोजिट फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी की स्पीड क्या होना शुरू हो गई? कम। और फाइनली जो बॉडी है वो किस में आ गई? रेस्ट में। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या हो गई? 0 हो गई। अब बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया? s। बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया? s। अब देखो, हम फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है। हमने जब फोर्स लगाई तो फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये भी चेंज ही होता है ना, 0 भी। तो इसका मतलब बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ है? एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ अगर मुझे कैलकुलेट करना है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, तो A इज इक्वल टू F/m। अब यहाँ माइनस आ रहा है, किस वजह से? क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास रिटार्डेशन या डिसेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी पर हम जितना वर्क करते हैं, वर्क किसके इक्वल होता है? W इज इक्वल टू F डॉट W इज इक्वल टू F डॉट S। अच्छा, ये इक्वेशन याद रखिएगा। अब जितना वर्क करते हैं बॉडी में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। हम बॉडी पर जितना वर्क करते हैं बॉडी में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, एक ही जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। क्या है एक ही जगह पे? f बाय एज इट इज। vf कितना है? इनिशियल वेलोसिटी को v कह लेते हैं। अच्छा, अब यहां से माइनस वी स्क्वायर माइनस 2f s ओवर m। अब ये जो माइनस है, इस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या होगा? डिवाइड, और m डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। इधर क्या बचा? fs। fs किसके इक्वल है? और जितना वर्क करते हैं बॉडी में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। इसका मतलब यहां fs की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ये प्रूफ 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि और किस तरीके से, जैसे हमने कल पावर के फार्मूला को देखा कि हम लोग पावर के फार्मूला को और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला को भी देखते हैं कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी और किस किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का ये जो फार्मूला है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो वी डॉट वी, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। जब v डॉट v करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? v स्क्वायर के। तो ये काइनेटिक एनर्जी स्केलर प्रोडक्ट है v डॉट v का। अच्छा, एक तो ये फार्मूला हो गया। अच्छा, यहां से अगर मैं m और v हाफ m v में से एक v को अलग कर दें और एक v ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो ये किसका फार्मूला बन गया? m v। हाँ जी, मोमेंटम का पावर। तो एक काइनेटिक एनर्जी ये आ गई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी वी। पी मोमेंटम है, पावर नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ एम वी, अगर मैं इस फार्मूला को m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है? अगर मैं इस फार्मूला को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करूं, काइनेटिक एनर्जी का जो मेन फार्मूला है, इसको अगर मैं m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, किसी को कोई मसला नहीं है। तो अब ये जो डिवाइड वाला m है ना, ये नीचे 2 के पास आ गया, जबकि मल्टीप्लाई वाला m स्क्वायर कर दिया उसने, v स्क्वायर। m स्क्वायर v स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मोमेंटम के स्क्वायर के, p स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मोमेंटम स्क्वायर के। तो हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी अगर आपको इन टर्म ऑफ वेलोसिटी या वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए, वेक्टर फॉर्म से मतलब है कि आपको अगर वेलोसिटी ऐसे दे दे 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, अभी वेक्टर फॉर्म में है ना वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाए तब ये वाला फार्मूला यूज कर लें आप। ठीक है, अगर आपको मोमेंटम और वेलोसिटी दे दे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, तो ये फार्मूला यूज कर लें। अगर आपसे मोमेंटम और मास दे दे, मोमेंटम और मास दे दे और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने को बोले, तो ये फार्मूला। तो इसका मतलब आपने गिवन डाटा को देखते हुए काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज को यूज करना है। बात समझ आई? यहां से अगर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो मोमेंटम किसके इक्वल होगा? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो मोमेंटम से भी अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लेता है, काइनेटिक एनर्जी और मास दे देता है कि मोमेंटम कैलकुलेट करें, तो ये मोमेंटम का एक और फार्मूला आ गया इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद
इसके केस देखें काइनेटिक एनर्जी के, दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज के मास सेम है, दोनों बॉडीज के मास सेम है, लेकिन दोनों की स्पीड या वेलोसिटी सेम नहीं है। अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी अगर हमें बॉडी की देखनी है डायरेक्ट, बगैर सोल्व किए अगर हमें उनकी काइनेटिक एनर्जी को देखना है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को किससे कंपेयर करेंगे? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद केस 2 में याद रखिएगा, अगर आपको दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम दे दी है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, सेम स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, तो आपने अगर डायरेक्ट बताना हो विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट बताना हो तो आप क्या देखें? जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। यहां तक बात आ गई समझ आपको? अच्छा, अब ये तो था काइनेटिक एनर्जी को लेके हमारी सारी बहस, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी कौन कौन सी टर्म यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी पोजेसिस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन। जब उस बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा, जब बॉडी की पोजीशन में क्या आएगा? चेंज। द एनर्जी पोजेसिस बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। जब बॉडी की पोजीशन चेंज करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम लोग कुछ टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे पहली टाइप डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर होती है जब आप फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो। पॉइंट को याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी is always store, potential energy is always store when we work against the field। जब हम लोग फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। और फील्ड की डायरेक्शन में कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी? काइनेटिक। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए, आप एक बॉडी है आपके पास, अर्थ के ऊपर मौजूद है अभी, आप इस बॉडी को यहां से उठाकर आप ऊपर ले गए, यहां ले आए, आपने अगेंस्ट दी ग्रेविटी वर्क किया है। कैसे वर्क किया है? अगेंस्ट दी। अब जब भी अगेंस्ट द फील्ड, कोई भी फील्ड हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलास्टिक फील्ड, तो जब भी अगेंस्ट द फील्ड आप वर्क करेंगे तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी कौन सी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क करेंगे तो अगेंस्ट द फील्ड एनर्जी स्टोर कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे क्योंकि आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी को मूव करवा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है, कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब
कितनी एनर्जी स्टोर हुई, यहां तक आते हुए कितनी एनर्जी स्टोर हुई, जितना वर्क किया। तो किसी भी बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जितना हम लोग वर्क करेंगे। अब क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवाया है तो एनर्जी स्टोर कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाऊं तो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं स्प्रिंग में उसकी इलास्टिसिटी के अगेंस्ट मूव कर रहा हूं, स्प्रिंग है यहां पे, मैं उसे खींचूं तो उसकी इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी कौन सी होगी, इलास्टिक। अच्छा, यहां मैंने एक और बात लिखी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे आएगा, जब मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आएगा फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे है और ये जो हमारे पास बॉडी है ये भी नीचे आ रही है, तो फील्ड की डायरेक्शन में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है या कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और अगेंस्ट द फील्ड कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ आ गई। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है बॉडी के अंदर, इसकी अभी डेरिवेशन में नहीं जा रहे, mgh। कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, mgh। इसी तरीके से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इसका फार्मूला है हाफ के एक्स। आप स्प्रिंग है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींच दिया, अब उसकी इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वर्क किया है, तो जब आप उसको खींच रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे ना, तो आप जो वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। जब आप उसको लेके जा रहे हैं उसकी कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इलास्टिक। जब आप उसको छोड़ेंगे वो वापस आएगा, उस वक्त कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बात समझ आई। एक और बात सुने, इन ऑर्डर टू measure potential energy we need some reference point। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है किसी भी बॉडी की किसी भी जगह पे, तो आपको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी कैन नॉट मेजर पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या मतलब है, मैं आपसे कहूं ये इस टाइम ये बॉडी यहां पे मौजूद है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगी। अब आपको सर क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवाया है तो आप कहोगे सर mgh फार्मूला लगाएं, कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी। अब मैथ्स तो इसका गिवन है, g का हमें पता है, हाइट कौन सी लेनी है। अब मैं आपसे कहूँ पोटेंशियल एनर्जी बताओ इसकी, तो हाइट कौन सी लेंगे इसकी। अब मैंने आपको यहां ये तो बता दिया कि इस टाइम ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन मैंने रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया, मैंने इसको मूव कहां से करवाया, मैंने मूव कहां से कराया। अब मैंने जमीन से मूव करवाया कि ये मेरे हाथ पे पड़ा हुआ था, मैं यहां से मूव करवाया तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, अगर जमीन पे पड़ा हुआ था वहां से मूव करवाया तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, क्योंकि यहां से यहां तक हाइट कुछ और है, अगर मैं जमीन से मूव करवाऊंगा तो हाइट कुछ और है। तो इसका मतलब जब तक मैं आपको ये एग्जैक्ट नहीं बता दूंगा रेफरेंस पॉइंट, आपको हाइट का पता ही नहीं लगेगा। जब हाइट का नहीं पता होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप नहीं बता सकते। तो जब तक मैं आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं बताऊंगा आप एग्जैक्ट हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब हाइट एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते तो पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती। बात समझ आई। अच्छा, अब यहां पे इसकी एग्जांपल देखें। एक टेबल है, अब टेबल पे ना एक बॉल यहां पर है इस हाइट पर, अब एक टेबल से इसकी हाइट है h1 और जमीन से इसकी हाइट है h2। दो स्टूडेंट है यहां पे खड़े हुए हैं, शर्त लगाई इन्होंने आपस में A और B
इस पे भी लगा लो फटाफट। अब ए कहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh1, बी कहता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh2, एक कह रहा है mgh1 है, बी कह रहा है mgh2 है। तो कौन सा स्टूडेंट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ठीक बता रहा है? ए ठीक बता रहा है कि बी ठीक बता रहा है? तो हो जाए मुकाबला। अब मुझे तो ये बताना है कि भाई कौन सही कह रहा है, कौन नहीं सही कह रहा। तो इस दफा दोनों स्टूडेंट समझदार हैं जी। गर्ल्स में कोई नहीं? पास। दोनों पागल हैं। दोनों बच्चे सही कह रहे हैं, तो हो जाए मुकाबला। अलीम, अच्छा भाई दोनों स्टूडेंट ठीक कह रहे हैं। वो उसकी रीजन है कि हमें यहां पे रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं है। अब जो पहला वाला स्टूडेंट है ए, वो टेबल की टॉप को रेफरेंस मान के पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। जो दूसरा स्टूडेंट है वो अर्थ को रेफरेंस मान के पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। इसका मतलब दोनों अपनी जगह पे ठीक है, दोनों ठीक पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं है तो हम किसी भी स्टूडेंट को गलत नहीं कर सकते। बचत हो गई। अच्छा, अब जब हम जमीन से हाइट पर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होना शुरू होती है। कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? जीरो। जहां पे जी की वैल्यू जीरो हो जाती है ना, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है? और इसका मतलब, और एक पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पे होती है? जहां पे हाइट जीरो है, अर्थ की सरफेस पर। अर्थ की सरफेस पे बॉडी की हाइट कितनी है? जो पोजीशन है उसकी वो जीरो है। तो यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो ये दो पोजीशन है जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। फिर तो बॉडी नहीं है, तो ये लो, वो देखो जहाज जा रहा है। सुना फिर तो हवाई बातें हैं। तो जहाज चेक करिए। अच्छा, तो इन दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, इस केस में भी जीरो है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास कहलाते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिन्हें हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं? इन्हें हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हम लोग कितने पॉइंट ले सकते हैं? दो। एक वो पॉइंट जहां ग्रेविटी जीरो हो जाए, और एक सरफेस ऑफ ग्रेविटी जहां जीरो हो जाए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। और जहां हाइट जीरो है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हम लोग जो है, या जहां से हम लोग बॉडी की मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। बात समझ आ गई? तो ये हमने आज बेसिक पढ़ी इसकी। कल हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, और हाँ, कॉन्सर्ट के बाद लॉन्ग क्वेश्चन या कॉन्सर्ट से पहले लॉन्ग। चलें जाएं आप लोग बात, वो देखो बोले।